प्रिय छात्राओं, आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के महान विचारक कौटिल्य, जिनको अलग अलग नामों से विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। आपको संक्षिप्त में मैं यह बताना चाहता हूँ कि कौटिल्य संपूर्ण विश्व के ऐसे विचारकों में से हैं जिन्होंने जो सोचा, जो लिखा, उसको करके भी दिखाया। कौटिल्य की इच्छा थी कि यह छिन्न भिन्न भारत, टुकड़ों में बटा भारत, असंगठित भारत, जो विदेशी आतंकताओं के कारण संकट में है, उस भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। और उन्होंने न केवल सोचा, न केवल अर्थशास्त्र में लिखा, बल्कि उसको करके भी दिखाया। इन कौटिल्य महाशय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। यह प्राचीन हिंदू शास्त्र का बड़ा ही अनुपम और श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसकी रचना कब हुई थी, इसके विषय में जॉली, विंटरनित्ज, ए.बी. कीथ अलग अलग कालगणना बताते हैं। कुछ इसे मौर्य काल के समय की बताते हैं, तो कुछ इसे ईसा के बाद लिखा गया बताते हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री, डॉक्टर के.पी. जायसवाल, फ्लीट, डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी, बी.ए. स्मिथ, टॉमस, ये अर्थशास्त्र को मौर्य काल के समय की रचना मानते हैं। इस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु का मतलब अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, और इसका नाम अर्थशास्त्र ही क्यों है। वर्तमान में अगर किसी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र हो तो हमको लगेगा कि इकोनॉमिक्स यानी पैसे, व्यापार, वाणिज्य, इनसे संबंधित कोई विषय है तो वह है अर्थशास्त्र। लेकिन कौटिल्य ने कहा कि मनुष्य की वृत्ति अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं, और जिस भूमि पर मनुष्य निवास करता है वह भी अर्थ है। अतः भूमि से संबंधित समस्त ज्ञान वह अर्थशास्त्र है। जायसवाल महोदय का कहना है कि कौटिल्य के अनुसार अर्थ का तात्पर्य है मनुष्यों की आबादी या जनसंख्या युक्त भूमि अथवा प्रदेश। अर्थात अर्थशास्त्र वह आचार संहिता है, वह संहिता है जो प्राप्त करने और उसकी अभिवृद्धि करने के उपायों का निरूपण करे। शुक्राचार्य ने भी ऐसी ही अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। श्रुति और स्मृति के अनुकूल जिस शास्त्र में राजनीति का वर्णन किया गया है वह अर्थशास्त्र है। इस परिभाषा में राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों ही विषय अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। देवदत्त शास्त्री का मानना था कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अपने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्र के 18 आचार्यों और संप्रदायों का उल्लेख किया है। मनु, बृहस्पति, उर्निश के मतों को व्यक्त करते हुए कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति, इन चारों को अपने अर्थशास्त्र में समावित करने का प्रयास किया है। अब इस अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? इस अर्थशास्त्र में एक आदर्श राज्य की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। राज्य के संचालन के लिए राजा को अनेक उपदेश दिए गए हैं। कौटिल्य का आदर्श राज्य प्लेटो के समान काल्पनिक नहीं बल्कि एक व्यावहारिक राज्य था। उसने राज्य के सामने आने वाली अनेक समस्याओं का हल प्रस्तुत किया है। कौटिल्य ने भारतीय जीवन में धर्म के महत्व को बताते हुए भी राजनीति को पृथक अनुशासन बनाने का प्रयत्न किया है। उनका सारा अर्थशास्त्र आन्वीक्षिकी यानी तर्क पर आधारित है। प्रोफेसर अल्तेकर और प्रोफेसर विद्यालंकार का मानना है कि भारत के राज्य दर्शन संबंधी विचारों को जानने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें दर्शनात्मक और प्रयोगात्मक दोनों ही राजनीति का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने न केवल विचार दिए बल्कि उन्हें व्यवहार में परिणीत करके भी दिखाया। यही कौटिल्य को विश्व के तमाम विचारकों से अलग बनाता है
कि कौटिल्य ने जो सोचा उसको पहले किया और उसको बाद में विचार रूप में व्यक्त किया। इस रूप में कौटिल्य श्रेष्ठतम विचारक हैं। अपने बूते पर संपूर्ण भारत को एक झंडे के तले उन्होंने लाकर दिखा दिया, और यह सब करने के बावजूद वे स्वयं निर्लिप्त होकर अपने जीवन में आचरण करते रहे। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन। कौटिल्य ने अपने राजनीतिक चिंतन में अनेक बातें कही हैं। इसकी शुरुआत है राज्य की उत्पत्ति से। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य से पूर्व देवीय सिद्धांत प्रचलित था। थोड़ा बहुत सामाजिक समझौता सिद्धांत भी था, लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में हालांकि दोनों का ही उल्लेख किया है, लेकिन मान्यता सामाजिक समझौता सिद्धांत को दी है। और बाद में जो यूरोप के बड़े महान विचारक हुए, हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को ही महत्व दिया। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में समाज की अराजक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था का जिक्र हुआ है, और इसे समाप्त करने के लिए ही किसी राजा की आवश्यकता महसूस हुई। राजा और जनता के बीच में समझौता हुआ। राजा जनता से कहता है कि मैं आपको सुरक्षा और शांति दूंगा, इसके बदले में आप मुझे एक निश्चित आय, जमीन, पशु और आपके जो सोना चांदी हैं उनका एक निश्चित हिस्सा मुझे दें। और जनता कहती है कि हम ये टैक्स के रूप में आपको सब देंगे, आप हमको शांति और सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार दोनों के मध्य में समझौता होता है। समझौतावादी विचारक हॉब्स के साथ तुलना समझौते से ही राज्य एवं राजा दोनों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हॉब्स के समान कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की स्थिति को समाज रहित नहीं कहा। उन्होंने राज्य से पूर्व की स्थिति को अराजक अवस्था कहा है। कौटिल्य ने इसके बाद में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। सप्तांग सिद्धांत यानी जैसे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, इन सब से मिलकर मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार राज्य भी एक सावी इकाई है। राज्य के भी अनेकानेक अंग हैं और राज्य उन अंगों से मिलकर बनता है। इस सप्तांग सिद्धांत का जो पहला अंग है वह स्वामी है, जिसे राजा भी कहा गया। दूसरा अंग अमात्य है, जिसे महामंत्री भी कहा गया। तीसरा अंग जनपद है, जिसको कौटिल्य ने राष्ट्र के रूप में जनपद शब्द का प्रयोग किया है। चौथा दुर्ग है। दुर्ग का सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों रूपों में कौटिल्य ने प्रयोग किया है। नंबर 5 कोष यानी खजाना है, कि राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के संचालन में कोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समस्त व्यापार, जनता से लेन देन, यह सब भी कोष के अंतर्गत आता है। छठा दंड यानी राज्य की आंतरिक रूप से सुरक्षा और बाहरी आक्रमणों से भी राज्य को बचाना, यह सब दंड के अंतर्गत आता है। और सातवां मित्र, यह है परराष्ट्र नीति, जिसे वर्तमान में विदेश नीति भी कहा जा सकता है। इस प्रकार आज हम कौटिल्य के विषय में प्राथमिक चर्चा पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद।